बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल पहली लिस्ट जारी की और आज एक स्टार उम्मीदवार ने टिकट वापस कर दिया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आसनसोल से चुनाव न लड़ने के फैसले की जानकारी दी। पावर स्टार पवन सिंह ने लिखा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। कहा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं ने पवन सिंह के कुछ पुराने गानों को लेकर विवाद शुरू कर दिया। कांग्रेस और टीएमसी ने बीजेपी के साथ साथ पवन सिंह पर एक गाने के विवादित बोल को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया, जिसके बाद पावर स्टार ने आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि बीजेपी ने शनिवार शाम को लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, जिसमें बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था। उधर पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करते ही राजनीति भी शुरू हो गई। बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी ने चुनाव घोषित होने से पहले ही एक सीट पर सरेंडर कर दिया है। वहीं टीएमसी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस मामले में बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने लिखा कि यह असंभव है कि बीजेपी अपनी पहली सूची में किसी उम्मीदवार का नाम रखे और बिना विस्तृत चर्चा के बाद उसकी सूची भेजी जाए। आज सुबह भी हमने उन्हें अपने उम्मीदवार का बचाव करते हुए देखा। अब वो मानते हैं कि ये बंगाली महिलाओं का अपमान था। बंगाली संवेदनाओं को बीजेपी ने पहले कभी नहीं समझा। जबकि आसनसोल में मौजूद सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बताया। अच्छा आदमी है, अपना बच्चा परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन था? पवन सिंह के अलावा बीजेपी के एक और उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव में अपने टिकट की दावेदारी वापस ले ली है। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने मेहसाणा लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी वापस ले ली। नितिन पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुछ कारणों से मैंने मेहसाणा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। राज्य की 15 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कल कर दी गई है और मेहसाणा लोकसभा उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया अभी भी जारी है। उससे पहले मैं बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में भारत का मान बढ़े और भारत माता परम वैभव को प्राप्त करें, यह नितिन पटेल ने लिखा है। बीजेपी में लोकसभा चुनाव से पहले अब तक 3 नेताओं ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने क्रिकेट की प्रतिबद्धताओं की वजह बताते हुए राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था। गंभीर के बाद हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने भी राजनीति से अलग होने का ऐलान किया। जयंत सिन्हा ने कहा कि वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और दिल्ली के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सियासत से संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि वो लोगों के लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य जागरूकता पर काम करना चाहते हैं और अपनी पुरानी क्लिनिक में दोबारा बैठना चाहते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 34 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए, जिसमें दिल्ली के भी 4 सांसद शामिल हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी शामिल हैं, जिन पर दाव न लगाकर बीजेपी ने इस बार नए चेहरों को मैदान में उतारा है, जिसमें नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया। पश्चिमी दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सेहरावत को दिया गया और रमेश बिधूड़ी का दक्षिण दिल्ली सीट से टिकट काटकर रामवीर बिधूड़ी को दिया गया। लेकिन मनोज तिवारी पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर पूर्व दिल्ली से फिर टिकट दिया। पार्टी हर एक के लिए कोई न कोई भूमिका तय करती है, तो ये भूमिका की जिम्मेदारी इस बार पार्टी ने मुझे दी है, तो उसका स्वागत है। एक बहुत छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम पूरी शिद्दत के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। बताया गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह फैसला लिया। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बार टिकट नहीं दिया गया। टिकट नहीं मिलने पर हर्षवर्धन ने लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर राजनीति को अलविदा करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि 30 साल से ज्यादा के शानदार चुनावी करियर के बाद, जिसके दौरान मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े और बड़े अंतर से जीते, पार्टी, संगठन
राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। अंत में मैं सिर झुकाकर अपनी जड़ों की ओर लौट रहा हूं। बिना किसी पश्चाताप के मैं कहूंगा कि यह एक अद्भुत पारी रही। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, फैंस, समर्थकों, पार्टी के नेताओं और आम नागरिकों का धन्यवाद करता हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं असल में इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वादे निभाने हैं और सोने से पहले मीलों चलना है। मेरा एक सपना है और मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। कृष्णानगर में मेरा ENT क्लिनिक भी मेरी वापसी का इंतजार कर रहा है। दिल्ली में नए चेहरों को मौका देने के पीछे नेताओं की छवि को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। साथ ही बीजेपी ने जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा है ताकि बीजेपी अपने 400 के लक्ष्य को पा सके। मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली से टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने खुशी जताई। मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन किसी प्रकार की चुनौती रखता है सामने, क्योंकि ये स्वार्थ पे एक आधारित गठबंधन है और जब भी स्वार्थ का गठबंधन होता है तो राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति की बलि चढ़ती है। वहीं रमेश बिधूड़ी की जगह दक्षिण दिल्ली से टिकट मिलने पर रामवीर बिधूड़ी ने बड़ी जीत का दावा किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, इनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। इस तरह का एक लोगों में जुनून है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मनोज तिवारी ने भी दिल्ली की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। नमो हैट्रिक बना करके देना, ये हमारा अगला उद्देश्य है और हम इसको जरूर करेंगे। दिल्ली की जनता ने पीछे हमको 56% वोट शेयर दिया था। अब जो वर्तमान स्थिति है, हम इसको 60% तक पहुंचाना चाहते हैं और उस कार्य में दिल्ली की जनता का आशीर्वाद चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतेगी और पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की, उसमें 115 पुराने उम्मीदवारों के टिकट को बरकरार रखा गया, जिसका मतलब यह है कि 60% उम्मीदवारों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है और सिर्फ 20% मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है। बीजेपी ने शनिवार को जो अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसमें 195 में से 155 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास ही हैं। इनमें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन-दीव, जम्मू कश्मीर और गोवा में घोषित सभी टिकट पिछले उम्मीदवार को ही दिए गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 51 में से 46 टिकट, गुजरात में 15 में से 10 टिकट, झारखंड में 11 में से 7 टिकट, पश्चिम बंगाल में 20 में से 11 टिकट और राजस्थान में 15 में से 8 टिकट पिछले उम्मीदवारों को ही दिए गए हैं। पहली लिस्ट साफ इशारा कर रही है कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस किया है। यानी बीजेपी को भरोसा है कि उनकी सरकार के खिलाफ विरोध की लहर नहीं है, इसलिए वो इस बार अपने सांसदों को भी तोल रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में अपने 34 केंद्रीय मंत्रियों, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और स्पीकर को भी टिकट दिया है, जो इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि बीजेपी 2024 चुनाव में जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को किनारे रखते हुए पार्टी ने नई रणनीति अपनाने की जगह अपने मौजूदा नेताओं और मंत्रियों पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने शानदार जीत का दावा किया। मैं भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि हम 25 तो जीतेंगे, लेकिन बहुत बड़े अंतर के साथ में आपकी सारी 25 की 25 सीटें जीतने वाले हैं। एक बड़े विशाल अंतर के साथ में आपकी बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े कमल खिला करके हम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने की उस मणिमाला में समर्पित करते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 57 ओबीसी उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 80 में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। बड़ी बात यह है कि 51 में से 46 टिकट पिछले उम्मीदवारों को ही दिए गए, जिसमें मथुरा की सीट भी शामिल है। बीजेपी ने मथुरा सीट से तीसरी बार हेमा मालिनी पर भरोसा जताया और इस मौके पर हेमा मालिनी ने भी पार्टी को धन्यवाद दिया। तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है और क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू। बीजेपी ने तीसरी बार गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा को भी टिकट देकर उन पर भरोसा जताया। दिल्ली का बॉर्डर होने के कारण लोग दिल्ली की सुविधाओं, दिल्ली की व्यवस्थाओं से इसको कंपैरिजन करते हैं, उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं और दिल्ली और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बल्कि फर्क ना के बराबर सा रहेगा। एक खाली तकनीकी रेखा है, तो मैं समझता हूँ उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरना एक चैलेंज है। डॉक्टर महेश शर्मा ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देते हुए इस बार भी जीत का दावा किया।
यूपी में 51 प्रत्याशियों की लिस्ट पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि बगावत के डर से बीजेपी ने पुराने 46 प्रत्याशियों को ही दोबारा टिकट दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को बगावत का डर है, इसलिए पुराने प्रत्याशियों को दोबारा टिकट दिया गया। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया, जिससे साफ है कि बाकी सीटों पर बीजेपी साफ है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी ने 80 सीटें जीतने का दावा किया। फिर एक बार मोदी सरकार का मतलब 2024 में, जब मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ करके एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष के सफाई की बात कही। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। बीजेपी ने दावा किया कि जनता उनके साथ है। कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट पर जोरदार हमला बोलते हुए मोदी सरकार पर संसदीय परंपराओं को खत्म करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद सिर्फ पीएम मोदी के भक्त बनकर रह गए हैं और वो ना तो संसद में जनता की बात करते हैं और ना ही उनके मुद्दे उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सांसदों का कोई मतलब नहीं है। वहाँ एक ही व्यक्ति का राज है, एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है। सांसद तो केवल अंगूठा लगाने छाप के लोग हैं, जाएं बटन दबाएं और अपने उनको घर मिले हुए वो अपनी सुविधा जो है उसके साथ घूमें। कांग्रेस ने अजय मिश्रा टैनी को खीरी से टिकट दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए। उनके बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप हैं, जिस पर किसानों में गहरी नाराजगी है। जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंदा, टैनी मिश्रा, उसकी टिकट आपने फिर दोहरा दी। तो आपके क्या मापदंड हैं? आप किस आधार पर टिकट देते हो या नहीं देते? ये सब भी जनता को जानने का हक है। पीएम के तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने पर भी कांग्रेस ने हमला बोला। ये बनारस पूरी तरीके से कांग्रेस के मिजाज का जो है शहर रहा है। आपके आने से सब चीजें बर्बाद होती जा रही हैं, काशी की जो परंपराएं ध्वस्त होती जा रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के टिकट देने के मापदंड पर भी सवाल उठाए। इस बार तेलंगाना की हैदराबाद से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। बीजेपी ने हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली डॉक्टर माधवी लता को मैदान में उतारा है। हालांकि माधवी लता कभी भी एक सक्रिय राजनेता नहीं रही हैं। उनके परिवार में भी दूर दूर तक किसी का राजनीति से वास्ता नहीं रहा है। लेकिन हैदराबाद में माधवी लता एक जाना पहचाना चेहरा है, जिन्हें मुस्लिम महिलाएं भी पसंद करती हैं। माधवी लता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक छोटा सा कोष भी बनाया है। वो फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और संस्कृति तेलंगाना राज्य जैसे संगठनों से जुड़ी रही हैं। वो एक गौशाला भी चलाती हैं और स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर नियमित रूप से भाषण देती हैं। वो पिछले 2 दशकों से विश्वनाथ फाउंडेशन, लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लथामा फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। इसके अलावा माधवी लता का हैदराबाद में विरिंची नाम का एक अस्पताल है। वो इस अस्पताल की चेयरपर्सन है। माधवी लता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और कट्टर हिंदुत्व वाली छवि होने के कारण वो सुर्खियों में रहती हैं। हालांकि हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है, लिहाजा उन्हें ओवैसी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 4 दिनों में 6 राज्यों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 4 दिनों में 6 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल, ओडिशा, कश्मीर और बिहार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान देश भर के युवाओं को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो वो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। यही नहीं, उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी भी सरकार जब्त कर लेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लखनऊ में यादव महाकुंभ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती जो नारा लगाती है उसे सार्थक भी करती है। ये जय जयकार किसी जाति या समाज विशेष की नहीं है। पंजाब के लुधियाना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए लेकर बैठ। पटना में आरजेडी की जन विश्वास महारैली हुई। इस रैली को INDIA गठबंधन की पहली बड़ी रैली के तौर पर देखा गया, क्योंकि इस रैली में गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। पूरा गांधी मैदान कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ से पटा नजर आया। जनविश्वास महारैली में INDIA गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के नेता शामिल हुए।
जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और डी राजा समेत कई नेता मौजूद रहे। जहां सभी पार्टियों के नेता मंच पर एक साथ बैठे नजर आए, वहीं छोटी छोटी टुकड़ियों में भी सभी दलों के कार्यकर्ता और समर्थक गांधी मैदान पहुंचे। पूरा गांधी मैदान कार्यकर्ताओं और समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था, कहीं पैर तक रखने की जगह नहीं थी। गांधी मैदान में जुटे लोग अपने हाथों में झंडे लिए हुए थे और नारे लगा रहे थे। गांधी मैदान में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने INDIA गठबंधन के नेताओं का जोश दोगुना कर दिया। रैली को संबोधित करने के लिए सबसे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने माइक संभालते ही बीजेपी और नीतीश कुमार पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सबसे पहला हमला नियुक्ति पत्र को लेकर बोला। उन्होंने कहा कि जो काम 17 सालों में नहीं हुआ, वो उन्होंने सिर्फ 17 महीने में ही करके दिखा दिया। इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था, याद है कि नहीं है? तेजस्वी की ओर से दूसरा हमला नीतीश कुमार के पलटने को लेकर किया गया। हालांकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों को उठाते हुए डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े किए। साथ ही मुश्किल समय में समर्थन देने के लिए महागठबंधन के नेताओं को धन्यवाद दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का नया मतलब भी लोगों को समझाया। तेजस्वी यादव ने आरजेडी का मतलब समझाते हुए कहा कि आर का मतलब राइट्स, जे का मतलब जॉब्स और डी का मतलब डेवलपमेंट से। राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। आरजेडी पर MY यानी मुस्लिम और यादव की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ MY की नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है। उन्होंने BAAP का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा B का मतलब बहुजन, A का मतलब अगड़ा, A का मतलब आधी आबादी यानी महिला और P का मतलब पुअर यानी गरीब। ये माई बाप की पार्टी है। B से बहुजन, A से अगड़ा, दूसरे A से आधी आबादी महिला और P से पुअर यानी बाप यानी माई बाप, A to Z की पार्टी है ये। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी को डस्टबिन पार्टी बता दिया। बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है। तेजस्वी यादव ने बॉलीवुड के गीत के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कल बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी की जनसभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे और हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। इस पर तेजस्वी ने गीत गाकर तंज किया। आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक और गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। तेजस्वी यादव के बैठते ही मंच पर बैठे INDIA गठबंधन के बाकी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और उन्होंने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। इसमें राहुल गांधी भी शामिल रहे। माइक के सामने आते ही राहुल गांधी बीजेपी पर खूब गरजे। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों, गरीबों, बेरोजगारों को धोखा देने और उद्योगपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही लोगों से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील की। देश के लिए मरने के लिए तैयार है और हम बीजेपी को, RSS को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी और उनकी पार्टी की गारंटी सिर्फ इस देश के लोगों को धोखा देने की है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित आरजेडी की जन विश्वास महारैली में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को हराने का मंत्र भी दिया और रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि बिहार में 40 सीटें हैं। अगर दोनों राज्यों के मतदाता मिलकर इन सभी 120 सीटों पर बीजेपी को हरा दें तो एनडीए की सरकार चली जाएगी। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। फिर बारी आई आरजेडी प्रमुख लालू यादव की। लालू यादव उसी अंदाज में नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आते ही उन्होंने पीएम मोदी पर चुटकी ली। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और उन्हें पलटू राम बताया। उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था, लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई। भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी महागरीबी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महागरीबी 3% से कम हो चुकी है। इसे द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक अपने जीवन काल की सबसे अहम वैश्विक घटनाओं में से एक मानता है। द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के डेटा के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 143 करोड़ से ज्यादा है और इसमें करीब 3,44,58,941 लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी में हैं, जो कुल जनसंख्या का मात्र 2% ही है। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रकिंग्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया कि भारत से महागरीबी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीब आबादी की संख्या लगातार कम हो रही है। रिपोर्ट की माने तो अगले 30 सालों में ऐसी प्रगति देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह पिछले 11 सालों में हासिल की जा चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निष्पक्ष तरीके से योजनाओं को लागू करने की वजह से यह हुआ है। ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में हुए हादसे में आज 2 लोगों की मौत हो गई। मॉल में लगे लोहे की ग्रिल अचानक नीचे गिर गई, जिसमें दबकर दोनों ने दम तोड़ दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब हरेंद्र भाटी और शकील खान नाम के 2 युवक मॉल के अंदर जा रहे थे। तभी दोपहर करीब 12:30 बजे 5वीं मंजिल में लगी लोहे की ग्रिल धड़ाम से नीचे गिर गई। जिन लोगों के सामने यह हादसा हुआ उन्होंने कैमरे के सामने मॉल मैनेजमेंट की लापरवाही उजागर की। लिफ्ट जो है 5 फ्लोर तक जाती है, ठीक है। इसके ऊपर पैनल लगे हुए हैं, इसके पैनल जो लगे हुए हैं वो पूरी खुली है, वो पैनल जो उसके हिल रहे थे कल भी हवा से। फिलहाल हादसे वाली जगह को सील कर दिया गया है। मॉल मैनेजमेंट ने लापरवाही बरती और उसके बाद ये हादसा हुआ, जिसमें 2 लोग बताए जा रहे हैं। एक ये आप देखेंगे यहाँ पर आके गिरा था, जो शीशा आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ है। बताया गया कि इसी मलबे के नीचे दबकर दोनों की मौत हुई। लोगों की नाराजगी के बावजूद अभी तक मॉल पर जांच का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। इधर बारिश ने लखनऊ के विकास नगर के विकास की पोल खोल दी। तेज बारिश के बाद इलाके की सड़क में एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें एक कार फंस गई थी। लाल रंग की इस कार का पिछला हिस्सा गड्ढे के एक छोर पर लटक रहा था। अगर 1 इंच भी ये कार पीछे होती तो सीधे गड्ढे के अंदर समा जाती, और अगर समय रहते इसे न देखा जाता तो एक साथ इस गड्ढे में कई गाड़ियां भी गिर सकती थीं। बताया गया कि यहां सड़क से 13 मीटर नीचे सीवर लाइन गई है, उसी की वजह से सड़क धंस गई थी। वहीं मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने इसे लापरवाही मानने से इनकार कर दिया। लापरवाही नहीं कर सकते इसमें, ये लाइनें सीवर लाइन होती है, इनमें गैस वगैरह बनती रहती है, और गैस जब होती है तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह बना करके वो फिर पाइप को फाड़ देती है गैस, और फिर इसी पाइप से पानी निकलता है, जिससे मिट्टी कटती है और वक्त आने पर यही सड़क धंसने का कारण बनती है। मगर एक सच ये भी है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते और इसका खामियाजा हर बार आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके इस वक्त कुदरत का कहर झेल रहे हैं। बर्फ और बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हुए, जिसकी चपेट में आने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासी जिले में मौजूद इस घर में एक मां अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी। तभी सुबह अचानक उनके घर के पास भूस्खलन हुआ और मलबे में दबकर सबकी मौत हो गई। घाटी की सड़कों पर बर्फ का ढेर जमा है।
ऐसा लग रहा है मानो ये किसी साबुन का झाग है जो सड़कों के दोनों तरफ जमा हो गया। एलओसी के पास मौजूद गुरेज घाटी पूरी तरह बर्फ से ढक गई। बर्फबारी की वजह से कश्मीर का बांदीपुरा जिला देश के दूसरे इलाकों से पूरी तरह कट गया। सिर्फ बांदीपुरा नहीं, उसके साथ पुंछ का भी बुरा हाल है। यहाँ का मुगल रोड इलाका बीते कई दिनों से बर्फबारी की चपेट में है। बर्फ और बारिश के बोझ तले दबने के बाद पहाड़ों से मिट्टी दरक रही है। रामबन में हाईवे पर भूस्खलन हुआ। जगह जगह हो रहे भूस्खलन की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद है। हाईवे बंद होने से घाटी का देश के दूसरे हिस्सों से कनेक्शन टूट गया। हालांकि पर्यटक इस बर्फ से खुश हैं, उनके लिए ये नजारा पैसा वसूल साबित हो रहा है। बीते 3 हफ्तों से दिल्ली के बाहर डटे किसानों ने आज एक बार फिर सरकार को चुनौती दी। आंदोलन को और बढ़ाने के लिए किसानों ने नई तारीख का ऐलान किया और मीडिया के सामने किसान संगठनों ने अपने आने वाले 2 बड़े कार्यक्रमों की जानकारी दी। पहली तारीख है 6 मार्च। इस दिन सभी किसान संगठनों से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आने की अपील की गई। राजधानी पहुंचकर सबने मिलने का प्लान बनाया है। दूसरी तारीख है 10 मार्च। इस दिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। अपने कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि उनके दिल्ली कूच का इरादा अभी भी कायम है। सरकार को कैसे उसको घुटनों के बल लाना है, उसके लिए कुछ रणनीति हमने तय की है। अभी तक बैठे हैं जिन बॉर्डरों के ऊपर, वहां पे हम अपना संख्या बल बढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा किसानों से बॉर्डर पर आने की अपील करते हुए प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 6 मार्च को दिल्ली आने के बाद किसान क्या करेंगे, इस पर कोई खास जानकारी नहीं दी गई।